हेलो स्टूडेंट, आज हम इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकम टैक्स में जो करमुक्त मकान संपत्ति की कौन कौन सी आय हैं जो कि करमुक्त हैं। तो यहाँ हम देखते हैं वे आय जो सकल कुल आय में भी सम्मिलित नहीं होती। जब हम ग्रॉस इनकम की दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो वे जो जिन्हें सकल कुल आय में सम्मिलित किया जाता है उसके बाद में एग्जम्पशन दी जाती है, और एक वो जिन्हें सकल कुल आय में शामिल ही नहीं किया जाता। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि सकल कुल आय में कौन कौन सी आय हैं जो शामिल नहीं की जाती हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट है कुछ दशाओं में कृषि भूमि से लगे हुए मकान की आय। ये कई कंडीशंस ऐसी आएंगी जहाँ पर कृषि भूमि से जो लगे हुए मकान हैं उनकी आय को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा है, कृषि भूमि पर कोई मकान है, उसको भूमि सहित किराए पर दिया है। इस तरीके के कई पॉइंट्स आएंगे, वो आगे हम जो क्वेश्चंस देखेंगे छोटे छोटे उसमें डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हमें पता चल जाएगा। अब आगे आता है पूर्णतः धार्मिक अथवा पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट की मकान संपत्ति से आय। यहाँ पर कोई धार्मिक और कोई पुण्यार्थ का उद्देश्यों के लिए कोई ट्रस्ट स्थापित किया गया, उसकी जो आय होती है मकान संपत्ति से आय, वो भी क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। सी पॉइंट है करदाता द्वारा अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग की गई मकान संपत्ति की अनुमानित आय। अगर करदाता द्वारा अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए कोई आय पेशे के लिए कोई मकान संपत्ति का प्रयोग किया गया है तो वो यहाँ इस हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। करदाता का कोई एक मकान है जिसका प्रयोग अपने निवास स्थान के लिए करता है। करदाता का अगर एक मकान है और वह उसका प्रयोग निवास स्थान के लिए करता है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पर हम देखेंगे कि मान लीजिए करदाता के स्वयं का रहने का कोई एक ही मकान है। ये पॉइंट इससे थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए करदाता का स्वयं के रहने के लिए केवल एक ही मकान है, उसका प्रयोग वह कहीं और जॉब करता है या फिर कोई कहीं और उसने बिज़नेस खोला हुआ है, इस वजह से उसने जो गत वर्ष है उसमें नहीं किया है, और दूसरे स्थान पर उसका कोई और मकान नहीं है, मकान उसका एक ही है। तो ऐसी जो अनुमानित आय पर है वो कर नहीं लगाया जाएगा बशर्ते कि उसने उस मकान को किराए पर ना उठाया हो। ठीक है, अगर उसका एक ही मकान है और वो कहीं और एक ही मकान है और कहीं और जॉब करता है वो, या किसी और कारण से उसने उस मकान को उस मकान संपत्ति का प्रयोग उस मकान संपत्ति का उसने प्रयोग नहीं किया अपने निवास के लिए और वो कहीं और रह रहा है, लेकिन उसने उस मकान को किराए पे भी नहीं उठाया, तो ऐसे जो मकान से के जो अनुमानित आय उस पर कर नहीं लगेगा। अब आगे हम देखते हैं भूतपूर्व राजा या महाराजा के निवास के काम में आने वाला कोई एक महल। अब तो ये सारे जो संपदा है वो गवर्नमेंट के अंडर में आ गई, लेकिन कई ऐसे भूतपूर्व राजा महाराजा को कोई निवास के काम में आने के लिए कोई महल दिया गया है तो कोई एक महल टैक्स फ्री रहेगा। स्थानीय सत्ता की मकान संपत्ति से आय, लोकल अथॉरिटी की कोई भी मकान संपत्ति से आय होती है वो इसके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा आता है हमारा अनुमोदित अनुसंधान संघ की मकान संपत्ति से आय, वो आ जाएगी। शैक्षणिक संस्था है, कोई अस्पताल है या व्यापार संघ है, उनकी कोई मकान संपत्ति से आय है वो भी इसमें आ जाएगी। और राजनीतिक दल की भी अगर मकान संपत्ति से आय होती है तो वो भी यहाँ पर आ जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि वे आय जिनके संबंध में सकल कुल आय में से कटौती प्राप्त होती है, तो जिन्हें सकल कुल आय में शामिल तो किया जाता है लेकिन फिर उसमें से कटौती प्राप्त होती है। तो सहकारी समितियों की वस्तुओं को भंडार करने के लिए एवं विपणन के लिए किराए पर दिए गए गोदामों तथा भंडार गृह से होने वाली समस्त आय की कटौती स्वीकृत की जाती है। ठीक है, सहकारी समिति को वस्तु को भंडार करने के लिए, विपणन करने के लिए किराए पर दिए गए गोदाम और भंडार गृह की समस्त आय की कटौती स्वीकृत की जाती है। नेक्स्ट है शहरी उपभोक्ता समिति। इसके अलावा मकान बनाने वाली समिति, शक्ति की सहायता से निर्माण करने वाली समिति, यातायात का व्यापार करने वाली समिति अथवा 20,000 से अधिक सकल कुल आय वाली सहकारी समिति को छोड़कर 20,000 से अधिक सकल कुल आय वाली सहकारी समिति को छोड़कर अन्य सहकारी समितियों को मकान संपत्ति से प्राप्त होने वाली समस्त आय कटौती के रूप में स्वीकृत की जाती है। तो यहाँ पर मुख्य हमने ये आय देख ली है। इसके अंदर हमें पता चल जाए, दोनों पार्ट्स को हम ध्यान से देख लेंगे कि जब क्वेश्चन में ये इस तरह के कोई पॉइंट आएगा तो हमें ध्यान रखना है कि ये टैक्स फ्री हमारी इनकम है या फिर टैक्सेबल है।
इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, कैलकुलेशन आ जाएगी आगे कि किस तरह से जो मकान संपत्ति की कर योग्य आय है उसका निर्धारण करना है। उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।